आज के टॉपिक का नाम क्या है अपना? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो पहले तो समझते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है वी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मान लीजिए करंट का टाइम के साथ ग्राफ ऐसा है, ऐसा, या फिर करंट के साथ टाइम का ग्राफ ऐसा है। बताओ, ये एसी है कि डीसी है? दो ग्राफ बनाए हैं मैंने, दोनों के बारे में क्या कहना चाहते हो? एसी है कि डीसी? फर्स्ट वाला एसी और सेकंड वाला डीसी। देखो, यही बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा था सर दोनों कि डीसी हैं। दोनों डीसी, दोनों के दोनों डायरेक्ट करंट है। ये भी डीसी है और ये भी डीसी ही है। क्यों ऐसा, समझते हैं इसको। बेटा, जब हम कहते हैं ना अल्टरनेटिंग करंट, तो वहां पे जो अल्टरनेटिंग शब्द है वो उसके मैग्नीट्यूड के लिए नहीं है। अल्टरनेटिंग शब्द है उसकी पोलैरिटी के लिए। अगर आप पहले वाले ग्राफ को देखेंगे तो करंट की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो चेंज हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, पर उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है। करंट हमेशा पॉजिटिव ही है। टाइम एक्सेस के हमेशा ऊपर ही है करंट। करंट हमेशा पॉजिटिव है। हमेशा पॉजिटिव होने का फिजिकल सेंस में मतलब क्या है? फिजिकल सेंस में मतलब ये है कि सर्किट में अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो हमेशा क्लॉकवाइज ही फ्लो कर रहा है, ऐसे ही फ्लो कर रहा है। यानी कि करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, एक ही तरह से करंट फ्लो कर रही है। बस उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया वेरिएबल डीसी। वेरिएबल डीसी मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन है डीसी। दूसरे वाले केस में देखो, ये कहलाएगा कांस्टेंट डीसी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। बोलो, बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है फिजिकली, पहले मतलब समझना इंपॉर्टेंट है कि कब हम करंट को अल्टरनेटिंग कहते हैं। अल्टरनेटिंग शब्द जो है वो पोलैरिटी पे है, यानी कि पोलैरिटी अल्टरनेट होनी चाहिए। मतलब शुरुआत में हो सकता है करंट कुछ देर के लिए ऐसे फ्लो करे, फिर उसके बाद करंट ऐसे फ्लो करे, पोलैरिटी चेंज कर ले, फिर क्लॉकवाइज फ्लो करे, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जो बैटरी है उसकी ये साइड पहले पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर थोड़ी देर बाद ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन सर्किट में उल्टी होती रहेगी, पोलैरिटी रिवर्स होती रहेगी, अल्टरनेटली चेंज होती रहेगी। ऐसे करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। बोलो विनय, क्या ये बात समझ में आई आपको? यस सर। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये करंट है, एसी है डीसी है? एसी। 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 एसी है। करंट यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। क्या एक्चुअल में करंट नेगेटिव हो सकता है? करंट नेगेटिव यहाँ पर क्या बता रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। उसी डायरेक्ट डायरेक्शन में कर रहा है। पोलैरिटी उल्टी हो गई है उसकी। इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल एसी। साइनोसॉइडल एसी मतलब ऐसा एसी जो साइन का ग्राफ होता है या कॉस का ग्राफ होता है। मान लो ऐसा करंट बना लो, ये भी साइनोसॉइडल एसी की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, सोच के बताओ, ये डीसी है कि एसी है? एसी। एसी है। इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव एसी। स्क्वायर वेव एसी। अगर मान लो अपन ऐसे बना लें,
तो ये भी बेटा एसी है। इसको बोलते हैं सॉ टूथ एसी। सॉ टूथ मतलब आरी देखिए आपने, आरी के जो दांत होते हैं, आरी के जो दांत होते हैं वो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, देखे ना सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको बोलते हैं सॉ टूथ एसी। पहले बताओ एसी का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. यानी कि a current which changes its polarity after a fixed time interval is called alternating current। उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना इंपॉर्टेंट नहीं होता अल्टरनेटिंग करंट के लिए। अल्टरनेटिंग करंट के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा? क्या चेंज होना चाहिए? Polarity. पोलैरिटी। बोलो क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. चलो, हमारे सिलेबस में अच्छी बात ये क्या है, हमारे सिलेबस में सिर्फ ये वाला एसी है। कौन सा वाला एसी? साइनोसॉइडल एसी, दिस वन। एक काम करिए जरा, मान लीजिए मैं एक साइनोसॉइडल एसी बनाता हूँ इस तरीके से। तो इस साइनोसॉइडल एसी के बारे में अपने को क्या क्या पता होना चाहिए? पहली चीज, क्या आपको समझ में आता है दिस टाइम इज द टाइम पीरियड टी ऑफ एसी? बोलो कोई दिक्कत? No, sir. ये वो टाइम है जिस टाइम के बाद एसी की साइकिल अपने आप को रिपीट कर रही है। ये पूरी एक साइकिल है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी एक क्या है बेटा? एक साइकिल है। Cycle. एक साइकिल का मतलब एक बार करंट क्लॉकवाइज गई है, एक बार करंट एंटी क्लॉकवाइज गई है। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. Yes, इसमें इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है? No, sir. और इस करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू मान लो आई नॉट है, और मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है? मिनिमम क्या मतलब? आई नॉट इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर इस करंट को मैं लिखना चाहूं तो आई कैन राइट दिस करंट एज आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। इतना हमने पढ़ा हुआ है, एसएचएम हमने पढ़ा है, वेव्स भी हमने पढ़ा है, तो हमें पता है कि इस करंट को साइनोसॉइडल की हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? आई नॉट है, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो जो आई नॉट है, आई नॉट को हम बोलेंगे आज के बाद पीक वैल्यू ऑफ एसी। पीक वैल्यू मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज आई नॉट। इतनी बात समझी कि नहीं समझी? Yes, sir. ओमेगा क्या है? इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा हम सबको पता है 2 पाई/कैपिटल टी होता है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. कोई भी दिक्कत इसमें? No, sir. no, sir. व्हाट इज द जनरल इक्वेशन? जनरल इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि देखो अभी तो मैंने एक स्पेशल केस लिया है, आपने एसएचएम पढ़ा है, तो जनरल इक्वेशन होनी चाहिए आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। एक फेज एंगल भी आएगा ना? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यहाँ पर मैंने ये जो ग्राफ बनाया इसमें मैंने फेज एंगल क्यों नहीं लिया? कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि t बराबर 0 पे करंट कितना है? ग्राफ रीड करो। Zero. 0। तो अगर आप ये लेके चलते, मान लो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई लेके चलते, और इसमें t बराबर 0 पे आई बराबर 0 सेटिस्फाई कराते, तो फाई 0 आ जाता कि नहीं आ जाता? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? Yes, sir. तो जनरल इक्वेशन होगी आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इस तरीके के करंट को हम कहते हैं साइनोसॉइडल एसी। क्या बोलते हैं? साइनोसॉइडल एसी। कोई दिक्कत वाली बात है? No, sir. ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है?
अल्टरनेटिंग करंट जनरेट कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको ईएमआई में भी कराया था, एक बार दोबारा करा देते हैं ताकि हमारे फंडे दोबारा रिवाइज हो जाए। एक मैग्नेट लेते हैं, उसका नॉर्थ पोल, एक दूसरा मैग्नेट लिया, उसका साउथ पोल, यानी कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है आपके, ठीक है। एक कॉइल लेते हैं ऐसे करके, जिस कॉइल का प्लेन अभी स्क्रीन के प्लेन में ही, ये कॉइल ले ली, इसका एरिया कुछ ए मान लेना आप। तो अभी बताओ कि शुरुआत में क्या एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में? 90 डिग्री, शाबाश। दिस इज टी इक्वल टू 0, टी बराबर 0 पे सिचुएशन है। और फिर क्या करते हैं कि ये जो कॉइल होती है, इस कॉइल को इसी की एक्सिस पे क्या करते हैं, घुमा देते हैं ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी से, राइट। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जब ये कॉइल घूमेगी ऐसे करके तो फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? कैसा? क्यों चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड तो बदल नहीं रही है, एरिया भी नहीं बदल रहा है, क्या बदल रहा है जिसकी वजह से फ्लक्स बदल रहा है? एंगुलर अरे फ्लक्स होता है, थीटा बदल रहा है, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। तो एक बात बताइए, टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद अगर मैं देखूं तो मुझे इतना फील होना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा। आई होप ये फिगर आपको समझ में आ रही है। और टी टाइम पर मेरी जो कॉइल है वो कितना एंगल घूम चुकी होगी? ओमेगा टी। बोलो, मानते हो? यस सर। यस सर। तो किसी भी टी टाइम पर इसका फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स होता है बी डॉट ए, यानी कि बी ए कॉस थीटा। अब ये समझने वाली बात है बेटा, फील करो। अगर शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल था और कॉइल थीटा घूम गई, तो अगर कॉइल थीटा घूम गई तो एरिया वेक्टर भी थीटा घूम गया, और अगर एरिया वेक्टर थीटा घूम गया तो अब एरिया वेक्टर और फील्ड में जो एंगल बन रहा होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। क्या ये बात समझ में आई? कैसा? तो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। एंड थीटा इज ओमेगा टी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई दिक्कत? बोलो भाई। नो सर। नाउ कॉइल की रेजिस्टेंस हमने आर मान ली है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ आएगा जो होगा डी फाई बाई डी टी, हमने बचपन में पढ़ लिया था। तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये ईएमएफ आ गया। अब अगर ये ईएमएफ आ गया तो इसमें आने वाला जो करंट होगा वो होगा बी ए ओमेगा बाई आर, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं? यस सर। बी ए ओमेगा बाई आर कॉस ओमेगा टी को कैसे लिख सकते हो? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी। जरा ध्यान से देखिए, क्या इस पूरी वैल्यू को आई नॉट बोला जा सकता है? यस सर। तो ये किस फॉर्म में आ गया? आ गया साइनोसोडल फॉर्म में, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दिखा नहीं दिखा? यस सर। तो इस प्रकार से एक ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? किसी भी बच्चे को दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। नो सर। चलो फिर आगे। नहीं है तो अब पढ़ते हैं, ध्यान से समझो। हमारा जो पहला कंसेप्ट है जो हमसे पूछा जाएगा पेपर में वो है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। इसको पढ़ने से पहले मैं आगे बढ़ूं, मुझे बता दीजिए इंटीग्रेशन आप सबको आता है ना अच्छे से? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो इधर मैंने बोला लेट आई टी, इसका क्या मतलब है आई टी का? करंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये जो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है बी ऑल्टरनेटिंग करंट, ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है। विनय क्या कर रहे हो बेटा? ये आई टी आपका क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट, टाइम का फंक्शन है। जैसे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। ये मेरा अल्टरनेटिंग करंट है, कोई दिक्कत वाली बात? नो सर।
तो इस करंट की जो एवरेज वैल्यू होती है बेटा, एवरेज वैल्यू, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? एवरेज वैल्यू फॉर टाइम इंटरवल 0 to t, अगर मुझे 0 से लेकर एक पूरी साइकिल का एवरेज वैल्यू निकालना है तो वो एवरेज वैल्यू होगी उस फंक्शन का इंटीग्रल फ्रॉम 0 से t डिवाइडेड बाय dt फ्रॉम 0 से t। इसको बोलते हैं, यहां से जो निकल के आता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू। अच्छे से फॉर्मूले को देख लीजिए, जो भी फंक्शन दे रखा है उसका इंटीग्रल 0 से t डिवाइड बाय dt का इंटीग्रल 0 से t। अगर मान लो वो कहता है कि एवरेज वैल्यू निकालो हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल का मतलब क्या है? हाफ साइकिल का मतलब ये हो जाता है कि 0 से लेकर t/2 तक, तो आप ऊपर भी इंटीग्रेट करते हैं 0 से t/2 तक, नीचे भी इंटीग्रेट करते हैं 0 से t/2 तक। बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. आओ देखते हैं, कुछ देखते हैं हम यहाँ पे क्या सीख सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैंने कहा लेट I बराबर I0 साइन ओमेगा t, ये करंट है। फाइंड एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल। एवरेज वैल्यू निकालो किसके लिए? One cycle. एक पूरी साइकिल के लिए। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये कहता है कि अगर मुझे इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो वो होगा फंक्शन का इंटीग्रल फ्रॉम 0 से t, क्योंकि एक पूरी साइकिल की बात हो रही है, डिवाइड बाय dt 0 से t। चलो फंक्शन क्या है? फंक्शन है I0 साइन ओमेगा t dt 0 से t डिवाइडेड बाय, इतना समझ में आता है? नीचे dt का इंटीग्रल 0 से t कैपिटल T बन जाएगा। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. चलो अब देखते हैं कितना इंटीग्रेशन तुमको आता है। I0 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लोगे, कैपिटल T बाहर निकाल लोगे। साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? minus cos omega t by omega. माइनस का तो माइनस बाहर ले लो, बाय ओमेगा, अंदर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी फ्रॉम 0 से t। इतनी बात चमकी? Yes, sir. ठीक है, आगे देखो, माइनस का I0 अपॉन ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा इंटू कैपिटल टी, पहले आपने कैपिटल टी रखा लिमिट में, माइनस कॉस टी की जगह 0 रखेंगे तो ये रहेगा कॉस 0। नेक्स्ट स्टेप बड़ी क्रूशियल है, ध्यान से देखिएगा। माइनस का I0 बाय ओमेगा टी, इसको सिंप्लीफाई देखो कैसे करेंगे। कॉस ओमेगा और टी की जगह क्या मैं 2 पाई बाय ओमेगा लिख सकता हूँ? बोलो हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. कॉस 0 बचपन में पढ़ाया था, कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ ओमेगा से ओमेगा कट गया। हाउ मच इज कॉस 2 पाई? 1. 1, तो 1 माइनस 1 कितना आया? 0. व्हाट इज द एवरेज वैल्यू? 0. बोलो इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. एवरेज वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? 0. 0। अब बताओ, मैथ्स पढ़ी है तुम लोगों ने थोड़ी थोड़ी? Yes, sir. तो इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो इधर देखो, अगर मैथ्स पढ़ी है और इंटीग्रेशन की थोड़ी बहुत फील है, आपने जो आई एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, आप में से कितने लोगों को ये समझ में आता है कि सर ये इसमें जो ये वाला पार्ट लिखा हुआ है ना, ये दिस इज एरिया अंडर द कर्व। बोलो हाँ है ना? ये कैसे आया सर? ये ऐसे आया सर कि बेटा एक बार बताओ, अगर मेरे पास एक ग्राफ है y और x का ऐसे करके, तो क्या ये पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx इसका एरिया होता है? बोलो जानते हो कि नहीं? Yes, sir. अगर मेरे पास y और x का ग्राफ है तो इंटीग्रल ऑफ y dx उसका एरिया होता है। जल्दी बोलो हाँ है ना? Yes, sir. तो इस बार अगर मेरे पास ग्राफ i और t का है, तो i और t का एरिया क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ IDT. आई डी टी, वही तो लिखा है ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो ये ग्राफ बेसिकली आई टी ग्राफ का एरिया है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो
Yes, sir. अब अगर ये एरिया है तो मैं एरिया की फील से, भाई मैथमेटिकली तो मैंने कैलकुलेट करके आंसर 0 निकाला, वरना मैं एरिया की फील से डायरेक्टली आंसर बता सकता था कि 0 आएगा। कैसे आएगा देखो, हम किसकी एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं? Current. आई नॉट साइन ओमेगा टी की। और किसके लिए निकाल रहे हैं? One cycle. एक साइकिल के लिए। तो बेटा इसका ग्राफ बना लो जरा, अगर थोड़ा बहुत ग्राफ। देखो ये जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ ना, ये ग्राफ का तभी आपको हेल्प करेगा, तब क्लियर होगा जब आपको मैथमेटिकली फील अच्छी होगी। अगर मैथमेटिकली फील अच्छी नहीं है तो बिल्कुल चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल स्टैंडर्ड मेथड से जाना, इंटीग्रेट करके निकाल लेना, आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे फील है तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा बेटा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और एक साइकिल की बात हो रही है, तो एक साइकिल का मतलब है कि मुझे एरिया निकालना है, क्योंकि इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये बेसिकली एरिया डिनोट करता है, हमको इतना पता है। तो अगर मैं एरिया देखूं एक साइकिल का, तो बेटा जितना एरिया ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का है, क्या उतना ही एरिया नेगेटिव हाफ साइकिल का नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. जितना एरिया पॉजिटिव है उतना एरिया नेगेटिव है, तो टोटल एरिया कितना है एक साइकिल में? 0. तो इसलिए आंसर 0 वैसे ही आना चाहिए। नहीं आया समझ में? Yes, sir. आ गया। अब अगर मैथमेटिकल फील है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन निकाल ही लेंगे। अब चुप, अगर तुम्हें इतना समझ में आया तो तुम एक बार बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक पार्ट और ऐड कर दूं, पार्ट 1 1 साइकिल, पार्ट 2 ऐड कर दूं और पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो मुझे बस इतना बता दो सोच के, क्या पॉजिटिव हाफ साइकिल का आंसर 0 आएगा? No, sir. No, sir. पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब है हमें सिर्फ 0 से t/2 तक बात करनी है, तो 0 से t/2 तक तो कुछ ना कुछ एरिया है, तो इसका आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा बोलो? No, sir. No, sir. वो हमें इंटीग्रेशन से निकालना ही पड़ेगा, बोलो यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. निकाल लेते हैं सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर निकाल रहा हूं मैं, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है तो वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी फ्रॉम 0 से t/2 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 से t/2, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 से t/2 डिवाइडेड बाई डी टी फ्रॉम 0 से t/2। चलो इंटीग्रेशन देखते हैं। ऊपर से क्या बाहर निकल के आएगा? आई नॉट कॉन्स्टेंट। नीचे से t/2 बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो? Yes, sir. एक ओमेगा डिवीजन में आ जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात? No, sir. चलो, माइनस का 2i0 अपॉन ओमेगा टी, लिमिट्स रखते हैं। कॉस ओमेगा t/2 माइनस, जब आप कॉस 0 रखेंगे तो कॉस 0 बन जाएगा। आगे देखो, माइनस का 2i0 अपॉन ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा बाई 2, और टी की जगह लिख लिया 2 पाई बाई ओमेगा। ये जुगाड़ भी सिखाया था, cos 0 तो 1 होता ही होता है। देखते हैं कुछ कट पिट रहा है क्या? 2 से 2 कट रहा है, ओमेगा से ओमेगा कट रहा है, cos पाई कितना होता है बच्चों? -1. -1 कितना हो गया? -2. और एक माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 मिलकर ये हो जाएगा 4i0 अपॉन ओमेगा टी। लेकिन इसको और सॉल्व करने के लिए नीचे वाले टी को फिर से मैंने 2 पाई बाई ओमेगा लिख दिया, तो ओमेगा ओमेगा कट गया, 2 से कट के ऊपर आया 2। क्या आंसर आया बेटा? 2i0 by pi. 2i0 बाय Pi. ये एवरेज वैल्यू आई पॉजिटिव हाफ साइकिल की। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. अब एक बात बताओ, सोच के बताना। आई जस्ट वांट टू सी कि तुम्हारे अंदर भेजा कितना है। इधर देखो, अगर ये पूरी साइकिल है टी और पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब इसकी एवरेज वैल्यू आती है 2i0 बाई पाई। तो मुझे सिर्फ इतना सोच के बता दो, अगर वो क्वेश्चन में कहते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल की निकालो, तो तुम्हारा अप्रोच ही होगी कि सर नेगेटिव हाफ साइकिल की निकालने के लिए अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे? 0 से t/2 या t/2 से t? t/2 से t. लेकिन वो उतना पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करने की जगह हम दिमाग लगा के ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव हाफ साइकिल का जो आंसर आएगा वो माइनस का 2i0 बाई पाई आना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. क्यों आना चाहिए भाई?
तो क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल इक्वली है. क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल का एवरेज 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो अगर एवरेज 0 आ रहा है तो इसके मायने क्या हैं? अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा, उतना ही. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. इसके मायने ये हुआ है कि ये वाला जो पार्ट है इसका एवरेज वैल्यू माइनस का 2i0/पाई होगा. आप चाहें तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, t/2 से इंटीग्रेट t तक इंटीग्रेट करके यही आ जाएगा. करके दिखाने की जरूरत नहीं है. समझ आई बात कि नहीं आई? Yes, sir. Yes. बहुत अच्छी बात. अब आप एक काम करिए, क्वेश्चन करके दिखाइए. फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ i बराबर i0 साइन स्क्वायर ओमेगा t फॉर वन साइकिल. एक साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू निकाल के दिखाइए. करो. So I0/2. i0/2 आ गया सबका? सही आंसर है बेटा. गुड. आ गया सबका? आ गया. कैसे निकलेगा एवरेज करंट? एवरेज करंट के लिए फंक्शन, जो फंक्शन दे रखा होता है, फंक्शन क्या दे रखा है? i0 साइन स्क्वायर ओमेगा t. इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक एक साइकिल, नीचे dt 0 से लेकर t तक. पहले तो बताओ, यही करना है ना पहले बच्चों? Yes, sir. Yes. अब सवाल ये है कि सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे करें? तो बेटा इसके लिए आपको हाफ एंगल फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा. इतना पता है, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2. लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो. Yes, sir. तो अब अगर मैं यही लगा दूं तो देखना ध्यान से, 0 से लेकर t तक i0 बाहर निकाल लिया मैंने, और नीचे dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक, तो t आई जाएगा. इतना तो मुझे उम्मीद है आप सबको क्लियर है. अब बचा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो वो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैंने लिखा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 dt फ्रॉम 0 से t. पहले बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? Yes. cos 2 थीटा हो जाता ना, जो भी साइन में थीटा है तो उधर डबल करना होता है. तो साइन में अगर ओमेगा टी है तो उधर 2 ओमेगा टी हो जाएगा. तो अब आप इस 2 को भी बाहर ले सकते हो नेक्स्ट स्टेप में. तो i0/2t, 2 बाहर आ गया. अब देखो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन t माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा. इतना इंटीग्रेशन हमको आता है फ्रॉम 0 से t. बोलो इस स्टेप में कोई डाउट है? बोलो बेटा, कोई डाउट है? No, sir. लिमिट रखो. पहले स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखो. स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखोगे तो क्या हो जाएगा, टी माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा. तो ये पूरा तो आया टी की जगह कैपिटल टी रखने पे. माइनस साइन लगा के अब स्मॉल टी की जगह 0 रखो. तो जब आप स्मॉल टी की जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा. साइन 0 0 होता है बेटा, इतना तो हम सबको पता है. तो 0 रखने की जरूरत ही नहीं, 0 रखने पे सब 0 होने वाला है. तो हम 0 को छोड़ देते हैं और ऐसे ही कर लेते हैं. बोलो इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. और सिंप्लीफाई करिए. i0/2t, i0/2t t माइनस साइन 2 ओमेगा टी. तो इसमें 2 ओमेगा इंटू टी की जगह लिखा 2 पाई बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा. ऐसा आ रहा है कुछ. तो देखो जरा ध्यान से, ओमेगा से ओमेगा कटा, कट गया. साइन 4 पाई आया. साइन 4 पाई कितना होता है? 0. 0 होता है. तो ये पूरी टर्म 0 हो गई. अब ये पूरी टर्म अगर 0 हो गई तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा i0/2t इंटू टी. टी से टी कट गया, आंसर आ गया i0/2. कितना आंसर आ गया? i0/2. बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है?
Yes, sir. किसी को डाउट है? आप में से किसी को भी कोई डाउट है? पूछिए, बोलो, कोई डाउट है बेटा? No, sir. अब नहीं है तो एक बात समझो, दिमाग लगाओ। मान लो यहाँ पर I बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होता, साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर होता, तो हम लोग क्या करते? हम लोग क्या करते, ध्यान से सुनना। तब बेटा एक आइडेंटिटी जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा में माइनस आता है, कॉस स्क्वायर थीटा में प्लस आता है। तो अगर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होता तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला जो माइनस है, इस माइनस की जगह यहाँ पर क्या आता? बोलो। Plus. तो अब सोच के बताओ अपना कॉमन सेंस लगा के, क्या फाइनल आंसर पे कोई फर्क पड़ता? नो सर। नहीं पड़ता। अगली स्टेप में यहाँ पर प्लस आ जाता है यार, उसकी अगली स्टेप में यहाँ पर प्लस आ जाता, फिर उसकी अगली स्टेप में यहाँ पर प्लस आ जाता, लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है? ये पूरी वैल्यू तो इवेंचुअली जीरो ही बन रही है कि नहीं बन रही है? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. जब जीरो बन रही है तो माइनस और प्लस से क्या फर्क है? अल्टीमेटली आंसर आई नॉट बाई टू ही आता। ये बात चमकी कि नहीं चमकी? Yes, sir. तो यहाँ से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहा हूँ, इसको आप याद रखेंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है कि पहले तो बताइए इस ट्राइंगल साइन का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल साइन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। तो साइन की एवरेज वैल्यू 0 होती है फॉर वन साइकिल। इसका प्रूफ हमने किया है बेबी। साइन की एवरेज वैल्यू देखो यहाँ निकाली थी, यहाँ पर जो मैं फंक्शन दे रखा था आई नॉट साइन ओमेगा Yes, टी, sir. इसकी एवरेज वैल्यू पूरी साइकिल की 0 आती है। निकाली थी कि नहीं निकाली थी? Yes, sir. और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि साइन का ग्राफ क्या होता है? साइन का ग्राफ बेटा यही तो होता है साइन का ग्राफ। तो एक साइकिल की अगर बात करूं तो जितना एरिया पॉजिटिव है उतना एरिया कैसा है? Negative. सिमिलरली कॉस की एवरेज वैल्यू भी 0 होती है फॉर वन साइकिल। ये कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये तो याद कर लेते हैं कि साइन की एवरेज वैल्यू और कॉस की एवरेज वैल्यू 0 है, ये भूल जाते हैं कि एक साइकिल के लिए 0 है। क्या आधी साइकिल के लिए 0 आएगी? No, sir. नहीं आएगी। तो ये भी याद रखना, यदि अगर कॉस का ग्राफ बनाओगे तो कॉस का ग्राफ आई होम श्योर आपने पढ़ा होगा एक साइकिल के लिए ऐसा बनता है कि नहीं बनता है? Yes, sir. देखो इसमें जितना पॉजिटिव एरिया है, ये है पॉजिटिव एरिया, उतना ही क्या है इसमें बेटा? नेगेटिव एरिया। कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ होती है फॉर वन साइकिल। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, अभी पिछला क्वेश्चन हमने जो किया उसको देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमसे किसकी एवरेज वैल्यू पूछी गई थी? साइन स्क्वायर। हमारा करंट था आई बराबर आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। और इसकी एवरेज वैल्यू पूछी गई थी, फाइंड आई एवरेज फॉर वन साइकिल। तो हमने इंटीग्रेशन करके इतना लंबा चौड़ा आपको आई नॉट बाई टू आंसर निकाल के दिखाया। अब की बार आप पेपर में क्या करोगे? आपको पता है साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या होती है पूरी साइकिल पे? 1/2. 1/2। तो एवरेज वैल्यू सीधे सीधे क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर की 1/2 और आई नॉट से मल्टीप्लाइड है, तो आई नॉट बाई टू आ जाएगा आंसर। क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. कॉस स्क्वायर होता तब भी आंसर कितना आता? I not by 2. I not by 2. ठीक है, आगे देखो। जिस प्रकार से हमने अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू डिफाइन करी है, वैसे ही अब हम एक टीम डिफाइन करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आरएमएस क्या फुल फॉर्म होती है आरएमएस की? किसी को पता है?
रूट Sir, मीन root mean square. रूट मीन स्क्वायर, इसकी फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ध्यान से सुनना, इसको याद रखना बड़ा सिंपल होता है अगर एक बेसिक सी चीज याद रखो आप। मैंने बोला लेट आई टी बी अल्टरनेटिंग करंट। आई टी मतलब दिस करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये जो करंट है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये मेरा अल्टरनेटिंग करंट है। तो इसकी जो आरएमएस वैल्यू है आई आर एम एस, वो कैसे निकलेगी ध्यान से एक बार में समझना। जो नाम लिखा है उसका उल्टा चलेंगे। उल्टा चलेंगे मतलब सबसे बाहर सबसे इधर क्या लिखा है स्क्वायर, तो पहले तो करंट का स्क्वायर कर दो। तो करंट मुझे क्या दे रखा है आई टी, इसका कर दिया स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर कर लिया। फिर लिखा हुआ है मीन। मीन का मतलब क्या होता है बेटा? मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज। किसी चीज का मीन लेना मतलब उसका क्या लेना, एवरेज लेना। यानी कि पहले आपने स्क्वायर किया, अब वो कह रहा है स्क्वायर के बाद आप उसका एवरेज ले लीजिए। तो एवरेज कैसे लेते हैं? एवरेज कैसे लेते हैं अभी सीखा था कि नहीं सीखा था? एवरेज लेने का मतलब क्या है? इसका इंटीग्रल डी टी जीरो से टी डिवाइडेड बाई डी टी जीरो से टी। बोलो समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. ये हमने एवरेज ले लिया, और ये मैं आरएमएस वैल्यू किस पे निकाल रहा हूँ, हाफ साइकिल पे कि फुल साइकिल पे? पूरी साइकिल. पूरी साइकिल पे, जीरो से टी इंटीग्रेट किया मैंने। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. और फिर सबसे आखिर में क्या लिखा है? रूट। तो इस पूरे पे रूट चढ़ा देंगे। ये जो आएगा निकल के, इसे हम करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आरएमएस वैल्यू। फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले स्क्वायर करना है, फिर उसका एवरेज लेना है। एवरेज कैसे लेते हैं आपको पता है, इंटीग्रेशन करके डीटी से डिवाइड कर देते हैं इंटरवल से, और फिर उसका रूट ले लेना है। क्या डेफिनेशन समझ में आ गई? Yes, sir. चलिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। फाइंड आई आर एम एस फॉर वन साइकिल। इससे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर आई आर एम एस की जगह आई एवरेज पूछा होता तो आंसर क्या लिखते? 0. 0। लेकिन अभी आरएमएस निकालना है, तो कैसे निकालते हैं आरएमएस? आरएमएस होता है पहले स्क्वायर कर दो फंक्शन का, तो फंक्शन का स्क्वायर करोगे तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फंक्शन का स्क्वायर हो गया। अब इसका एवरेज लेना है। एवरेज लेने का मतलब इंटू डी टी जीरो से टी, क्योंकि पूरी साइकिल कह रहा है डी टी जीरो से टी, एवरेज ले लिया। और फिर इस पे क्या चढ़ाना है बेटा? Root. तो अभी मैं रूट नहीं चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बार बार रूट लिखोगे ना तो गंदा हो जाएगा। तो रूट चढ़ाने की जगह इस तरफ स्क्वायर लिख दूं। ये समझ में आया? Yes, sir. अभी मैंने रूट नहीं चढ़ाया, तो रूट हटाने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने का क्या, जैसे मान लो यहाँ पे अगर रूट हटाना है मुझे, तो इधर स्क्वायर कर दूंगा तो रूट हट जाएगा उस तरफ से। इतना क्लियर है कि नहीं? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. अब बताओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे करना है, अभी सिखाया गया था थोड़ी देर पहले कि नहीं? अरे सिखाया गया था कि नहीं? Yes, sir. अरे यार कॉमन सेंस लगाओ ना, इधर लगाओ कॉमन सेंस। आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी जीरो से टी तक, और नीचे से क्या बाहर आएगा? नीचे से टी तो बाहर ही जाएगा। बोलो बच्चों, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. पक्की बात है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से सुनिए। आपको सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले यार, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, तो वो 2 बाहर आ जाएगा, ऐसे करके लिख लेंगे, इनटू डी टी फ्रॉम जीरो से टी। आई होप ये स्टेप अब क्लियर होगा। इसको अब अपन सॉल्व करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी, देखो इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 × टी, डी टी का टी हो गया, माइनस का साइन 2 ओमेगा टी
डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा 0 से t। बोलो जल्दी से, यहाँ तक क्लियर है? सर डायरेक्ट लिख देते हैं ना। वैसे तो हमें डायरेक्ट ही पता है, बट हम करके दिखा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, रखो लिमिट कैपिटल T माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। ये तो कैपिटल T रखने पे आएगा और 0 रखने पे पूरा 0 बन जाएगा। ये भी 0, ये भी 0, साइन 0 0 ही होता है। तो ये आ गया। फिर अगली स्टेप सेम ही के है, सब कुछ किया हुआ है हम अपने पहले। आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, t माइनस साइन 2 ओमेगा t। इसे कैसे मैनिपुलेट करोगे? 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा। ओमेगा ओमेगा कट गया, साइन 4 पाई हम सबको पता है 0 होता है। तो हमारे पास बचेगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी, टी से टी कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2। बोलिए बात समझ में आती है? यस सर। पर ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ये IRMS का स्क्वायर है। IRMS निकालना है। IRMS कितना होगा? 2 टाइम IRMS का स्क्वायर आया है आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो IRMS कितना होगा? आई नॉट बाई रूट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यस सर। कोई भी दिक्कत है? अरे कोई भी दिक्कत है? नो सर। इसकी सिंपल सी एक ट्रिक होती है। फॉर एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इतना तो मैथ्स आपको वैसे भी पता होगा कि साइन और कॉस इंटरचेंज हो सकते हैं पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस ऐड करके। इतना तो पता है ना यार, जल्दी बोल। यस सर। अगर पेपर में कभी भी ऐसा फंक्शन दिया हो और इसकी RMS वैल्यू पूछी हो, इसकी RMS वैल्यू जो होती है बेटा, वो याद कर लो, हमेशा पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 होती है। पेपर में बार बार इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। कितनी होती है? पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। तो जैसे अगर मेरे पास क्वेश्चन आता, क्वेश्चन क्या था? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका RMS वैल्यू निकालना है, तो मैं सीधे सीधे कहता कि इसका RMS वैल्यू होगा पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। पीक वैल्यू कितनी है इसकी? आई नो आई नॉट बाय √2 मेरा आंसर है। बात खत्म हो गई। गॉट इट? यस सर। पर बेटा RMS पीक वैल्यू बाय √2 हमेशा नहीं होता है, सिर्फ तब होता है जब फंक्शन साइन का हो या कॉस का हो। हर जगह मत लगा देना ये काम। 99% ऑफ द केसेस में साइन और कॉस ही आपसे पूछा जाएगा, तो वहां पे डायरेक्टली बात कर सकते हो। पर कई बार हो सकता है वो चेंज कर दे, तो फिर चीजें बदल जाएंगी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। है क्या कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नहीं है तो फिर हम पूछें आपसे कुछ। यस सर। चलिए इधर देखिए, हमने आपके सामने क्वेश्चन रखा, ये वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू -10 है। इस तरीके का एक अल्टरनेटिंग करंट दे रखा है। क्या ये साइनोसोडल अल्टरनेटिंग करंट है? साइनोसोडल तो नहीं है, इतनी बात तो क्लियर है। अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल। एक साइकिल की एवरेज वैल्यू निकाल ली, और फाइंड RMS वैल्यू, और फाइंड पीक वैल्यू। तो सबसे पहले तो सबसे इजी पार्ट बताओ, पीक वैल्यू कितनी है इसकी? 10। 10। तो पीक वैल्यू तो 10 हो गई, इतना तो क्लियर ही हो गया। तो अभी बात बता बेटा, अगर पीक वैल्यू इसकी 10 एम्प्स है, तो क्या मैं RMS वैल्यू इसकी 10 बाई √2 लिख सकता हूँ क्या? नो सर। सिर्फ साइनोसोडल वाले के लिए ट्रू होता है पीक बाई √2।
यहाँ साइनोसोडल नहीं है, तो आंसर 10/√2 नहीं होगा। और जब तुम निकालोगे तो तुम्हें दिखेगा भी कि नहीं आएगा 10/√2, कुछ और आएगा निकल के। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. चलो ट्राई करो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ट्राई करो कैसे निकालो। आया आंसर? अरे बच्चों, इसका मतलब तुमने सीखा कुछ नहीं। चलो इधर देखो, अब आधे बच्चे तो कह रहे हैं कि सर फंक्शन तो दिया नहीं है, तो हम एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के लिए इंटीग्रेट क्या करें। फंक्शन नहीं दिया है, बात समझ में आती है। ग्राफ तो दिया हुआ है, क्या हम इस ग्राफ से फंक्शन लिख नहीं सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, करंट और टाइम का ये जो ग्राफ है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है बेटा? Yes, sir. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस c। इतना मैथ्स तो आता है, नहीं आता है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या इक्वेशन होगी करंट वर्सेस टाइम की? y पे करंट है तो I बराबर mt प्लस सी। क्या इस पर टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए? बोलो हाँ या ना। बोलो बेटा। Yes, Yes, sir. sir. m क्या होता है इसके अंदर? Slope. स्लोप। स्लोप बोले तो tan थीटा। तो यहाँ देखो बेटा, ये रहा एंगल थीटा, तो tan थीटा आपको दिखना चाहिए। tan थीटा कितना है? tan थीटा है 10/1। तो 10/1 मतलब स्लोप हो गया 10। और इंटरसेप्ट कितना है? इंटरसेप्ट है कि वाई एक्सिस पे कितनी लेंथ कट हो रही है। तो वाई एक्सिस पे कितनी लेंथ कट हो रही है? -10 कट हो रही है। यानी कि मेरे पास करंट की इक्वेशन आ गई, आई बराबर 10t-10, यानी कि फंक्शन आ गया मेरे पास। समझ आया कि नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. अब फंक्शन आ गया तो अब तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है यार, एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो निकालो इसको, और अभी देखो थोड़ी देर बाद तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितना इजी था। एवरेज वैल्यू अगर मैं स्टैंडर्ड उससे जाऊं तो आई एवरेज क्या होता है? भैया जो फंक्शन दिया है उसका इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेकर t तक, डिवाइडेड बाई dt का इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेकर t तक। फंक्शन क्या है? फंक्शन है 10t-10, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक। एक साइकिल की बात हो रही है, तो एक साइकिल 2 सेकंड की है। सबको ग्राफ पे दिख रहा होगा, एक साइकिल 2 सेकंड की है, तो 0 से 2 तक। और नीचे dt का इंटीग्रेशन 0 से 2 तक। बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ। Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। इंटीग्रेशन करते हैं। 10t dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 10t dt का इंटीग्रेशन 10t square by 2. 5t स्क्वायर माइनस 10 dt का इंटीग्रेशन T. 10t 0 से 2। और नीचे dt का इंटीग्रेशन 0 से 2, तो 2 ही आ जाने वाला है। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं। लिमिट रख दीजिए, पहले 2 रख दीजिए। 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 5 चौका 20, माइनस 10 इंटू 2 20। तो ये 2 रखने पे तो 20 माइनस 20 हो गया, माइनस 0 रखने पे ये भी 0 और ये भी 0। बोलो समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. कितना आया आंसर? 0 आ गया। 0 कि नहीं आ गया? Yes, sir. अब बेटा ये निकालने की जरूरत थी क्या? सुना नहीं ना तुमने ध्यान से? एवरेज वैल्यू निकालनी थी एक साइकिल की। तो याद करो जब एवरेज पढ़ाया था, अगर एक साइकिल देखो तो एक साइकिल में जितना ये नेगेटिव एरिया दिख रहा है उतना ये पॉजिटिव एरिया नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो एवरेज वैल्यू 0 आएगी यार, क्योंकि एवरेज वैल्यू में जो ये वाली टर्म होती है, कितनी बार बताया था, ये वाली टर्म बेसिकली क्या डिनोट कर रही होती है? Area. एरिया। तो एक साइकिल में मुझे दिख रहा है जितना नेगेटिव एरिया उतना पॉजिटिव एरिया, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। देख के मैं बता सकता हूँ आंसर 0 आएगा। नहीं आया समझ में? आगे. आगे. कर पाओगे ये काम? नहीं कर पाओगे? बोलो बेटा, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? Yes, sir. कर लेंगे. अच्छा, आरएमएस वैल्यू क्या 0 आएगी? आरएमएस वैल्यू तो 0 नहीं आएगी, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलिए। Yes, sir. क्या आरएमएस वैल्यू पीक बाय √2 आएगा? No, sir. तो देखो No, क्या आता है। ये फंक्शन है। अब मैं निकालता हूँ आई आर एम एस। क्या बताया था? पहले फंक्शन का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा।
आ गया। फिर इसका मीन ले लो, मीन मतलब एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं, dt 0 से 2 अपॉन नीचे dt 0 से 2, एक साइकिल का। और फिर इसका रूट लेना है। तो अभी मैं रूट ना चढ़ा के इधर स्क्वायर चढ़ा देता हूँ। क्या यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बोलिए। यस सर। चलिए देखिए, 10t माइनस टी का होल स्क्वायर कितना होगा? पहली टर्म आएगी 100t स्क्वायर प्लस 100 माइनस का 200t इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 अपॉन नीचे तो 2 आई जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। चलो भाई बताओ इंटीग्रेशन क्या आने वाला है। 100 इंटू टी क्यूब बाई 3 प्लस का 100t माइनस का 200 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 विच इज 100t स्क्वायर ओनली। तो मैं सीधे सीधे 100t स्क्वायर लिख देता हूँ फ्रॉम 0 से 2 अपॉन 2। बोलो बच्चों क्लियर है क्या ये बात? यस अगर आप बुरा ना माने तो इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा क्या? यस सर। क्या 100 100 100 कॉमन है और नीचे 2 लिखा है, तो 50 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बोलो। यस सर। अपने पास बचेगा टी क्यूब बाई 3 प्लस टी माइनस का टी स्क्वायर फ्रॉम 0 से 2। रखिए वैल्यू, रखिए वैल्यू। कितना आ रहा है? 2 रखो। 8/3 प्लस 2 माइनस का 2 का स्क्वायर 4। तो 2 रखने पे तो ये आ गया, माइनस 0 रखने पे सब 0 आ जाएगा, दिखना चाहिए आपको। हो जाएगा 50। 8/3 प्लस 2, 3 दूनी 6, 14/3 माइनस 4, 2/3 आ जाएगा। यानी कि कितना हो गया ये? 100/3। ये तो IRMS का स्क्वायर आया है बच्चों, तो IRMS निकालने के लिए इसका रूट लेना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 10/√3 एम्पियर। देखो ध्यान से, इस बार आंसर 10/√2 नहीं आया, पीक वैल्यू बाई रूट 2 नहीं आया, पीक वैल्यू बाई √3 आया। समझे कि नहीं समझे? यस यस सर। किसी बच्चों को डाउट है तो पूछ लो यहीं पे। है क्या? नो सर। कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या करना होता है? यस सर। ठीक है, हो गया तो लो एक सवाल और लो। देखते हैं आपने चीजें कितने अच्छे से और कितनी डिटेल में पढ़ी हुई है पहले। इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है I बराबर 6 sin ओमेगा टी प्लस 8 cos ओमेगा टी। फाइंड RMS वैल्यू। निकाल के दिखाइए। सर 0। कितना बेटा? सर 0 आ रही है। RMS निकालना है बेटा, एवरेज नहीं निकालना है। आया कुछ आंसर? अब इधर देखो, ईमानदारी से बताना आप में से कितने लोग ये कर रहे थे कि सर RMS में आपने क्या सिखाया था, पहले फंक्शन का स्क्वायर करो। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 6 sin ओमेगा टी प्लस 8 cot ओमेगा टी का स्क्वायर। फिर इसका एवरेज लो, मतलब इसका इंटीग्रेशन dt 0 से t अपॉन dt 0 से t, और फिर इसका रूट भी लेना होगा। तो रूट को हटाने के लिए भी इधर RMS कर। बोलो यही किया था आपने? यस सर। अब देखो, मैं अगर आपकी जगह होता ना सवाल को यहीं छोड़ देता। ऐसा नहीं है इससे आंसर नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल आएगा, पर ये बहुत लंबा जाएगा क्योंकि पहले मुझे अभी इस स्क्वायर को खोलना पड़ेगा। तो स्क्वायर को जब खोलना पड़ेगा तो 6 sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 8 cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फिर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लीकेशन में भी आएंगे। इतना तो फील कर पा रहे हो ना, a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। बोलो आया ना? तो ये बहुत लंबा और गंदा जाने वाला है। आंसर इससे भी आएगा, पर हम इस अप्रोच को नहीं लगाएंगे। हम एक जुगाड़ सोचेंगे, कुछ सोचेंगे कि क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इसको आप याद रखेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। देखिए इधर I बराबर 6 sin ओमेगा टी। वैसे तो ये चीजें SHM में पढ़ाई जाती हैं, पर शायद आपने उतना डिटेल में पढ़ा नहीं है SHM। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो लिखा है 6
और यहाँ पर जो लिखा है 8, इन दोनों का स्क्वायर करिए, ऐड करिए और रूट ले लीजिए। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट ले लीजिए। कितना आएगा बच्चों ये? कितना आएगा? 10. 10। अरे 8 स्क्वायर 64 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है, 64 प्लस 36 100, 100 का रूट 10 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, sir. तो यहाँ से जो नंबर आएगा उस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, यानी कि इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10। 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब देखो इधर, ये वाला 10 मैं बाहर लिख लेता हूँ, ये वाला 10 मैंने लिख लिया बाहर। अंदर क्या लिखा हुआ है? साइन ओमेगा टी, और 6/10 की जगह क्या मैं 3/5 लिख सकता हूँ बच्चों? Yes, sir. प्लस कॉस ओमेगा टी, 8/10 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 4/5. अब आगे देखो, साइन ओमेगा टी, क्या 3/5 साइन 37 डिग्री नहीं होता है? Yes, sir. या साइन की जगह छोड़ो, कॉस में लिखते हैं, क्या कॉस 53 डिग्री नहीं होता है? Yes, sir. और कॉस ओमेगा टी 4/5 क्या होता है? साइन 53 डिग्री। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. अब लगाओ दिमाग, साइन ओमेगा टी कॉस 53 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 53, यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कौन सा फॉर्मूला है ये? Sin A plus B. साइन ए प्लस बी, यानी कि ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी कि साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। बोलो क्या यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, sir. क्या मेरा करंट का फंक्शन इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. और अगर इस फॉर्म में आ गया तो इसके लिए कोई ट्रिक सिखाई गई है मुझे? कोई Yes, ट्रिक sir. सिखाई गई है? नहीं सिखाई गई है? क्या सिखाई थी ट्रिक? जब भी कोई आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इस तरीके का फंक्शन होता है, तो उसकी आरएमएस वैल्यू सीधे सीधे क्या होती है बेटा? पीक वैल्यू बाय √2। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? Yes, sir. तो बस अब लगा दो, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आई आरएमएस हो जाएगा आई पीक बाय √2। पीक वैल्यू कितनी है इसकी? 10. तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगी 5√2। दिस इज योर आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? No, sir. समझ में आया क्या किया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. आ गया. कर पाओगे इतना? Yes. तो बताना इसका आंसर क्या लिखोगे जरा। अगर पेपर में जनरलाइज होके मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूं, फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, क्या आएगी इसकी आरएमएस वैल्यू? So under root A square plus B square by 2. बाई √2। मतलब पूरे पर रूट बता रहे हो आप? Yes, sir. गलत बोल दिया था. कैसे, क्या किया, सोच के बताओ। अंडर रूट में A square plus B square को ऐड कर दिया. बेसिकली हमने क्या किया, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से ही डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को। यही सिखाया था आपको। Yes, sir. लेकिन अभी मेरा एक सवाल है बेटा, इतना आसान थोड़ी है ये। चलो यहाँ तक तो तुम्हारी बात समझ में आ गई, ऐसा बन गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैसे बना? कैसे बना? सोच के बताओ। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। ये क्या लिखा हुआ है?
a अपॉन रूट ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है बी अपॉन रूट ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है बच्चों, जल्दी बताओ। नो सर। तो थोड़ा ध्यान से सोचो, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल इमेजिन कर सकता हूँ जिसमें ये साइड बी है, ये साइड ए है, और ये साइड ऑटोमेटिकली रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये एंगल थीटा है, कुछ भी थीटा है। तो अगर मैं अब ध्यान से देखूं तो क्या आपको दिख रहा है कि ये टर्म कॉस थीटा लिखी हुई है और ये टर्म साइन थीटा लिखी हुई है, समझ आया? यस सर। फॉर एनी एंगल थीटा एक ट्राइंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो हाँ है ना? यस सर। तो आई कितना हो गया? आई हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अब फॉर्मूला बन जाएगा भैया, ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आई का फंक्शन आ गया। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो आंसर क्या होता है? आरएमएस वैल्यू का आंसर क्या होगा? पीक वैल्यू बाई रूट टू। पीक वैल्यू कितनी है इसकी? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट टू। दिस इज योर आंसर। बताओ भी बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। सारे बच्चों जल्दी बताइए, यस सर। कोई डाउट है इसमें आज के लेक्चर में? कोई डाउट है आज के लेक्चर में? नो सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।